हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अपने 12th राजस्थान बोर्ड बायोलॉजी में इंपॉर्टेंट टॉपिक सीरीज शुरू की थी, जिसके इससे पहले अपने 3 टॉपिक कर चुके हैं, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल और ईटीएस। उसी कड़ी में आज अपने फोटोसिंथेसिस जो चैप्टर है, प्रकाश संश्लेषण जो चैप्टर है, इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं बड़े, जिसमें से क्वेश्चन बनते हैं, उनको डिस्कस करेंगे। जिसके अंदर अपने टोटल 5-6 टॉपिक हैं जिसमें सबसे पहले अपने पीएस फर्स्ट, पीएस सेकंड, इसी के अंदर चक्रीय व अचक्रीय फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी कि साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। उसके बाद अपने C3 साइकिल, C4 साइकिल, CAM कैम साइकिल जो है वो पढ़ेंगे, कैम पाथवे जो है पढ़ेंगे। उसके बाद लास्ट में इसमें एक छोटा सा टॉपिक है फोटो रेस्पिरेशन, प्रकाश श्वसन। इन सभी टॉपिक्स को अपने एक एक करके बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज अपने पहला टॉपिक इसमें जो कर रहे हैं वो है प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके अंदर ही ये आगे का पूरा जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो जाएगा अपना। अब देखो, फोटोसिंथेसिस जो है इसमें मेनली 2 तरह की रिएक्शंस पढ़नी है अपने को, 2 तरह की अभिक्रियाएं पढ़नी है अपने को। एक तो अपने पढ़ना है लाइट रिएक्शन के बारे में, प्रकाशिक अभिक्रियाओं के बारे में, ठीक है। और सेकंड अपने को इसके अंदर पढ़ना है डार्क रिएक्शंस के बारे में, अप्रकाशिक अभिक्रियाओं के बारे में, ठीक है। देखो, लाइट रिएक्शन क्या होती है और डार्क रिएक्शन क्या होती है, सबसे पहले ये जानना जरूरी है। नाम से ही पता लग रहा है, लाइट रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जिनके लिए जो है वो लाइट की आवश्यकता होगी, यानी कि प्रकाश की आवश्यकता होती है। सेकंड नंबर पर आपने जब क्लोरोप्लास्ट की संरचना समझी होगी 11th क्लास में भी, या 12th क्लास में एक छोटा सा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस साइट, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण स्थल। तो उसमें आपने ये देखा होगा, ऐसी संरचना देखी होगी। अपने छोटा सा डायग्राम बनाते हैं कि एक दोहरी झिल्ली से घिरी हुई संरचना जो है वो क्लोरोप्लास्ट होती है। इसके अंदर का जो पार्ट है इसको स्ट्रोमा बोलते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ऐसे स्टैक ऑफ कॉइन जो हैं, सिक्कों के ढेर जैसी संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनको एक जो यूनिट है इसको थाइलेकोइड बोलते हैं और पूरी स्ट्रक्चर को ग्रेनम कहते हैं। और सभी ग्रेनम जो है आपस में मिलकर वो ग्रेना पार्ट की फॉर्मेशन करते हैं। तो मेन अपने लिए यहाँ जो इंपॉर्टेंट है वो 2 चीजें हैं, एक स्ट्रोमा पार्ट जिसमें मैट्रिक्स वाला पार्ट है, और सेकंड ग्रेनम या ग्रेना, ठीक है। तो जो लाइट रिएक्शंस है, जितनी भी प्रकाशिक अभिक्रिया है, होता क्या है वो तो अपने एक आगे सिंपल डिस्कस करेंगे अभी। तो ग्रेना पार्ट के अंदर लाइट रिएक्शन संपन्न होती हैं, यानी कि अगर आपसे पूछे कि लाइट रिएक्शन जो है, प्रकाशिक अभिक्रियाएं हैं, वो हरित लवक के, क्लोरोप्लास्ट के कौन से पार्ट में संपन्न होती हैं, तो आप कहोगे ग्रेना भाग में, ठीक है। और अगर डार्क रिएक्शन के बारे में पूछ लिया जाए तो वो संपन्न होती हैं कौन से भाग में, स्ट्रोमा भाग में। ये सिंपल आपको यहाँ ध्यान रखना है। देखिए आगे इसको रफ कर देते हैं। तो सेकंड अपना पॉइंट, इसके लिए लाइट की आवश्यकता होती है, और इधर नाम से पता लग रहा है डार्क रिएक्शन मतलब इसके लिए लाइट की कोई आवश्यकता नहीं होती, ठीक है। सेकंड अभी बताया कि ये कौन से पार्ट में होंगी, ये ग्रेना में संपन्न होती हैं, ठीक है। और ये वाली जो हैं ये किस में संपन्न होती हैं, डार्क रिएक्शन जो है ये स्ट्रोमा में संपन्न होती हैं। अब देखो, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन ये है क्या, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले मैं एक समीकरण लिख रहा हूं आपके सामने। आप फोटोसिंथेसिस की समीकरण लिखते हो ये 6CO2 + 12H2O, और आगे आप फॉर्मेशन करते हो C6H12O6 यानी कार्बोहाइड्रेट्स की, उसके बाद 6O2 और +6 वाटर के मॉलिक्यूल। ये प्रकाश संश्लेषण की समीकरण है फोटोसिंथेसिस की। अब आप एक बात समझिए, इसमें आप 2 रिएक्टेंट यूज कर रहे हो, एक तो है कार्बन डाइऑक्साइड और सेकंड है अपने पास वाटर, यानी कि इन दोनों को यूज करके आप ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कर रहे हो। ये अपने को करना है फोटोसिंथेसिस के अंदर, ओके। अब एक बात सोचो, यहां CO2 लिखा हुआ है, ठीक है, और एक यहां पर वाटर लिखा हुआ है। इस वाटर को ब्रेक किया जाएगा, क्या किया जाएगा, वाटर को तोड़ा जाएगा। इस प्रोसेस को बोलते हैं फोटोलाइसिस, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में जल का अपघटन किया जाएगा। और जैसे ही जल ये टूटेगा तो ये अपने में से एक तो H+ आयन फ्री करेगा, और साथ ही साथ अपने में से इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, फ्री करेगा, ठीक है। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर जब आप समीकरण लिखते हो तो यहाँ पर क्लोरोफिल लिखा होता है, पर्णहरित लिखा होता है, और एक यहाँ पर सनलाइट लिखा होता है। इसका मतलब प्रकाश संश्लेषण के लिए क्लोरोफिल का होना पत्तियों में और सनलाइट, सूर्य के प्रकाश का होना अनिवार्य होता है। यानी प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है वो सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में होती है। अब
जैसे ही ये प्रकाश क्लोरोफिल पर पड़ा तो यहां पर दो चीजें हुई। एक तो ये क्लोरोफिल एक्टिव होकर अपने में से इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर देता है, इलेक्ट्रॉन निकाल देता है ये क्लोरोफिल, और इस क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन की भरपाई करता है कौन? ये वाटर का मॉलिक्यूल जो है, इसका जब फोटोलाइसिस होगा तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, अब ये इलेक्ट्रॉन इस क्लोरोफिल को मिल जाते हैं। इसको डिटेल में आगे बहुत अच्छे से समझेंगे, अपने सिंपल एक बार करना क्या है ये देख रहे हैं ना। क्या हुआ? फोटोलाइट पड़ी क्लोरोफिल पर, उसने अपने इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दिए। इसको स्टेबल करने के लिए वाटर ने अपने इलेक्ट्रॉन इसको दे दिए क्लोरोफिल को। अब इसके साथ साथ ही यहां पर क्या हुआ? H+ आयन की फॉर्म निर्माण हुआ है। इन H+ आयन को लास्ट में ग्रहण करने का काम जो है वो करेगा NADP। कौन करेगा? NADP। और फॉर्मेशन करेगा किसकी? NADPH2 की फॉर्मेशन कर देगा। अब ये जो इलेक्ट्रॉन क्लोरोफिल से फ्री हुए थे, ये वेरियस टाइप के अलग अलग प्रोटीन्स जो हैं इनको रिसीव आगे करते जाएंगे, फिर साइटोक्रोम इनको रिसीव करेंगे, और ये उन प्रोटीन और साइटोक्रोम जो इलेक्ट्रॉन रिसेप्टर है, इलेक्ट्रॉन ग्राही है, जैसे अपने ETS में पढ़ा था, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में पढ़ा था, ये इलेक्ट्रॉन विभिन्न ग्राहियों से होता हुआ लास्ट में इसी को मिल जाएगा। तभी तो क्या होगा? NADP प्लस H+ और प्लस में इलेक्ट्रॉन, ये मिलकर NADPH2 का निर्माण कर देगा। अब अपने जानते हैं कि जब एक रिसेप्टर से इलेक्ट्रॉन आगे बढ़ता जाता है तो अपनी कुछ एनर्जी को वो क्या करता है? रिलीज करता है, और उस एनर्जी का यूज किया जाता है किसकी फॉर्मेशन में? ATP की फॉर्मेशन में। तो देखो ध्यान से, अपने क्या किया? वाटर को ब्रेक किया, अपने फोटोलाइसिस किया। सेकंड अपने काम फोटोन ने क्या किया? जो लाइट आ रही थी उन्होंने क्लोरोफिल को एक्टिव किया। जब वाटर का ब्रेक हुआ, वाटर का मॉलिक्यूल टूटा यानी फोटोलाइसिस हुआ, तो यहां से जो H+ आयन निकले थे और ये जो इलेक्ट्रॉन घूम के आ रहा है, इन्होंने तो NADPH2 की फॉर्मेशन कर दी। साथ ही साथ जब इलेक्ट्रॉन आगे की आगे बढ़ रहा है विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों में, तो वो एनर्जी को रिलीज करेगा, और वो एनर्जी जो रिलीज होगी वो अपने को प्राप्त होगी किस फॉर्म में? ATP की फॉर्म में। तो अपने पास दो चीजें बना लिया आपने वाटर को ब्रेक करके। क्या क्या बनाया? ATP बनाया है और NADPH2 बनाया। और आप जानते हैं ATP भी एनर्जी है और NADPH2 जो है ये भी एनर्जी होती है। अब जहां कितनी ATP कितनी NADPH2 बनते हैं इसको डिटेल में तो आगे देखना है। अब इस ATP और इस NADPH2 का यूज किया जाएगा CO2 के फिक्सेशन में, या आप ये कह सकते हो कि CO2 के अपचयन में इसका यूज किया जाएगा। और रिडक्शन आप जानते हो, देखो CO2 के पास क्या क्या है? कार्बन है, ऑक्सीजन है, इसके साथ अगर आप क्या जोड़ दो? हाइड्रोजन जोड़ दो, तो इसका मतलब आपने CO2 का अपचयन कर दिया। तो ये CO2 का अपचयन करके फॉर्मेशन की जाएगी किसकी? ग्लूकोज की। तो देखो इसमें क्या है? कार्बन है, ऑक्सीजन, और साथ में क्या जोड़ा है? हाइड्रोजन ही तो जोड़ा है। फिर से सुनिए, वाटर को तोड़कर इस क्लोरोफिल को एक्टिव कर जो भी प्रोसेस हुआ उसमें ATP और NADPH2 की जो फॉर्मेशन की गई, ये सारा का सारा अपने पढ़ेंगे किसके अंदर? लाइट रिएक्शन के अंदर। अब ये जो ATP और NADPH2 बना लिया गया है, इसका यूज इस CO2 के फिक्सेशन में, यानी CO2 का अपचयन करके ग्लूकोज की फॉर्मेशन वाला जो काम है ये किया जाएगा किसके अंदर? डार्क रिएक्शन के अंदर। ठीक है, ये अपने को जो सारांश समरी बताई है इसको अब डिटेल में अपने आगे डिस्कस करना है। ओके, तो देखिए दो चीजें हो चुकी हैं अपनी। ये लाइट की इसके लिए रिक्वायरमेंट है, उसके लिए लाइट की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। ये ग्रेना पार्ट में होता है और वो कहाँ होता है? स्ट्रोमा पार्ट में होता है। लाइट रिएक्शन में अपने क्या करेंगे? इसके अंदर इसी भी मैंने बताया कि आप फोटोलाइसिस करोगे किसका? वाटर का, यानी जल का तोड़ोगे प्रकाश की उपस्थिति में, और इस काम में आपको क्या मिलेंगे? ATP और NADPH2 मिलेंगे। और इस ATP और NADPH2 का यूज आप करोगे किसमें? CO2 के फिक्सेशन में। और CO2 का फिक्सेशन किसमें करना है अपने को? कार्बोहाइड्रेट्स में, यानी कि ग्लूकोज वगैरह की फॉर्मेशन करेंगे। ये तीसरा हुआ। अब देखो अगला लाइट रिएक्शन के बारे में। कॉमनली क्या है कि लाइट रिएक्शन जो है इसके लिए एक वर्ड आता है टेम्परेचर कोफिशिएंट।
टेम्परेचर कोएफिशिएंट या हिंदी में बोलते हैं तापमान गुणांक। इसके लिए जो तापमान गुणांक की वैल्यू होती है कौन सी रिएक्शन के लिए, सबसे पहले तो सुनिए तापमान गुणांक होता क्या है। देखो मान लो कहीं पर लाइट रिएक्शन हो रही है और आपने क्या किया, टेम्परेचर को 10 डिग्री बढ़ा दिया, तो इस लाइट रिएक्शन की क्रियाविधि पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यानी इसके लिए जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है उसकी वैल्यू जो है वो कितनी होती है, 1 होती है। यानी आप मान लो 20 डिग्री पर फोटोसिंथेसिस हो रहा था और फोटोसिंथेसिस में कौन सी रिएक्शन चल रही थी, लाइट रिएक्शन चल रही थी। यानी वाटर जो है वो ब्रेक हो रहा था और क्लोरोफिल एक्टिव होकर अपने इलेक्ट्रॉन निकाल रहा था। आपने 20 डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर को 30 डिग्री सेल्सियस कर दिया, इसका मतलब आपने 10 डिग्री टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, तब भी वो रेट जो दर इस समय थी तब भी वो दर सेम ही रहेगी। 30 से 40 कर दोगे तब भी वही रहेगी। यानी कि लाइट रिएक्शन के लिए टेम्परेचर कोएफिशिएंट जो है, तापमान गुणांक जो है, उसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। डार्क रिएक्शन के लिए अगर बात करें टेम्परेचर कोएफिशिएंट की, तापमान गुणांक की, तो ये होता है 2 या 3। इसका मतलब ये है कि अगर आप जब डार्क रिएक्शन हो रही है यानी CO2 का फिक्सेशन हो रहा है कार्बोहाइड्रेट्स में, उस टाइम अगर आप टेम्परेचर को 10 डिग्री इंक्रीज कर देते हो तो रेट जो है वो कितनी हो जाएगी, दुगनी या कितनी हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, फिर से लाइट रिएक्शन पर टेम्परेचर का कोई फर्क नहीं पड़ता, जबकि डार्क रिएक्शन जो है उसको टेम्परेचर जो है इफेक्ट करता है। ये कुछ बातें थी प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि, इन्हीं को अपने आगे चलकर डिटेल में डिस्कस करना है। सबसे पहले आज के टॉपिक में अपने लाइट रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर अपने PS फर्स्ट, PS सेकंड, साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, इनको बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। यहाँ तक जो है ये सिर्फ समरी बताई गई, आपको सारांश बताया गया है कि आगे चलकर अपने को एक्चुअल में करना क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले अपने शुरू करते हैं किसको, लाइट रिएक्शन को, प्रकाशिक अभिक्रिया को। प्रकाशिक अभिक्रिया जो है इसको हिल रिएक्शन भी बोलते हैं, हिल अभिक्रिया भी कहा जाता है। और इसकी जो प्रक्रिया है पूरी प्रकाशिक अभिक्रिया जो है उसमें जो स्टेप्स हैं उनको अपने एक एक करके अब डिस्कस करेंगे कि इसमें एक्चुअल में होता क्या है। देखो सबसे पहले अपने जानते हैं कि लाइट जो है जब वो किसी भी प्लांट की पत्तियों पर आके गिरेगी तो वहां पर 2 चीजें होंगी। कौन कौन सी, एक तो वो प्लांट की जो लीव्स हैं उस लाइट को क्या करेगी, एब्जॉर्ब करेगी, उसका अवशोषण करेंगी, ये पहला काम। और साथ ही साथ उन पत्तियों में जो पर्णहरित है, जो क्लोरोफिल है, वो एक्साइट पोजीशन के अंदर आएगा, यानी कि उसका क्या होगा, उत्तेजित अवस्था में आएगा। बिना लाइट के क्लोरोफिल जो है वो एक्साइट स्टेज के अंदर नहीं होता, उत्तेजित अवस्था के अंदर नहीं होता। कब उत्तेजित होने का मतलब ये है कि वो क्लोरोफिल जो है वो अपने में से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, रिलीज करेगा। तो ये पहला पॉइंट क्या हुआ, पहला पॉइंट अपने ये पढ़ेंगे कि लाइट का अवशोषण, या आप लिख सकते हो प्रकाश का अवशोषण, एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एंड क्लोरोफिल का या पर्णहरित का उत्तेजित होना, एक्साइटमेंट ऑफ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल, पर्णहरित का उत्तेजित होना। ठीक है, तो देखो क्या हुआ, ये क्लोरोफिल था, पर्णहरित था, जो कैसी स्टेज के अंदर था, इनएक्टिव था, एक्साइटमेंट नहीं थी इसके अंदर। इस पर आके गिरी क्या, लाइट। या लाइट किस फॉर्म में आती है आप जानते हो, फोटोन की फॉर्म में। अब ये क्लोरोफिल जो है ये किस फॉर्म में आ जाएगा, ये एक्साइटेड फॉर्म के अंदर आ जाएगा, उत्तेजित अवस्था में आ जाएगा। और उत्तेजित अवस्था में आने का मतलब है कि ये अपने में से इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर देगा, रिलीज कर देगा। ये पहला काम हुआ। प्लांट्स ने क्या किया, लाइट को एब्जॉर्ब किया, जिससे क्लोरोफिल जो है वो सिंपल फॉर्म से कौन सी फॉर्म में आ गया, एक्साइटेड फॉर्म के अंदर आ गया, उत्तेजित अवस्था के अंदर आ गया। और उत्तेजित अवस्था में आकर क्लोरोफिल ने अपने में से इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, फ्री कर दिया। ठीक है, ये पहला काम हुआ। सेकंड काम इसके अंदर क्या होगा, जल का प्रकाशिक अपघटन, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और जल के प्रकाशिक अपघटन में अपने जानते हैं कि वाटर के 2 मॉलिक्यूल यहाँ पर अपने क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे फोटोन के कारण। और आपके पास क्या क्या बनेगा, 4 H+ बनेंगे, 4 ही क्या बनेंगे, इलेक्ट्रॉन बनेंगे, और प्लस में ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल बनेगा। ये दूसरा काम होगा और इस काम में हेल्प करेंगे मैग्नीज आयन
और क्लोराइड आयन। ठीक है, पहला काम क्या हुआ, लाइट को एब्जॉर्ब किया गया, क्लोरोफिल एक्टिव हुआ, एक्टिव होकर अपने में से उसने इलेक्ट्रॉन को फ्री कर दिया और ये इलेक्ट्रॉन अब विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉन ग्राहियों के अंदर घूमेंगे, जिसको अपने आगे भी देखेंगे। सेकंड, जल का प्रकाशिक अपघटन यानी फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। क्या हुआ, वाटर का मॉलिक्यूल फोटोन के कारण ब्रेक हुआ H+ आयन में, इलेक्ट्रॉन में, और ऑक्सीजन जो है उसको इसने यहाँ से फ्री कर दिया, मुक्त कर दिया। और आप खुद सोचिए, टोटल 12 लिखते हैं अपने, 12 H2O लिखते हैं जब रिएक्शन में लिखते हैं। तो आप खुद सोचिए, जब 2 वाटर के मॉलिक्यूल टूट रहे हैं तो कितनी ऑक्सीजन बन रही है, 1। जब 12 टूटेंगे तो कितनी बनेंगी, 6 O2 जो है यहाँ से रिलीज होगी, जो बाहर प्लांट छोड़ते हैं और अपने को प्राप्त होती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। ओके, तीसरा पॉइंट जो है वो है NADPH2 का निर्माण यानी फॉर्मेशन ऑफ NADPH2। मैंने आपको बताया था कि ये इलेक्ट्रॉन तो है वो तो वापस किसको मिलेंगे, इस जो स्टेबल नहीं रहा अब क्लोरोफिल, क्योंकि अपने इलेक्ट्रॉन छोड़ चुका है, ये इलेक्ट्रॉन तो इसको मिल जाएंगे। ये H+ आयन जो है जो 4 बने अपने पास, इनको लेने कौन आएगा, NADP आएगा और किसकी फॉर्मेशन कर देगा, NADPH2 की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये अपने प्रोसेस नंबर कौन सा है, तीसरा। देखो क्या हुआ, लास्ट में NADP रिसीव करेगा इन H+ आयंस को, ये इलेक्ट्रॉन जो फ्री हुआ है ये भी घूमता हुआ इसके पास आएगा और आकर ये सभी मिलकर NADPH2 की फॉर्मेशन कर देंगे। ये पॉइंट नंबर कौन सा हुआ, तीसरा। पहले में आपने लाइट को एब्जॉर्ब किया, क्लोरोफिल को एक्टिव किया, जिससे उसने इलेक्ट्रॉन फ्री कर दिए। सेकंड स्टेप में जल का प्रकाशिक अपघटन कराया, फोटोलाइसिस करवाया, जिससे H+ आयन, इलेक्ट्रॉन और O2 फ्री हुई। ठीक है, थर्ड में इन H+ आयन को और इलेक्ट्रॉन जो घूमकर आ रहा है उसको रिसीव करेगा NADP और NADPH2 की फॉर्मेशन की जाएगी। फोर्थ पॉइंट अपने इसके अंदर आएगा, चौथा पॉइंट, फोटोफॉस्फोराइलेशन। फोटोफॉस्फोराइलेशन यानी कि प्रकाश की उपस्थिति में, लाइट की प्रेजेंस में फोटोफॉस्फोराइलेशन, यानी कि फॉस्फोराइलेशन का मतलब आप जानते हो क्या होता है, ATP की फॉर्मेशन होता है, और आगे फोटो लगा हुआ तो इसका मतलब लाइट की प्रेजेंस में ATP की फॉर्मेशन। और ये जो मैंने बताया था इलेक्ट्रॉन जो विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रॉन ग्राहियों से होता हुआ लास्ट में इसको मिलेगा, जब ये इलेक्ट्रॉन जाएगा तो अपनी जो एनर्जी रिलीज करेगा उस एनर्जी का यूज करेंगे अपने किसकी फॉर्मेशन में, ATP की फॉर्मेशन में। और इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फोटोफॉस्फोराइलेशन कहा जाता है। क्यों, क्योंकि ये इसको एक्साइट किसने किया था, क्लोरोफिल को इसको एक्साइट किया था किसने, फोटोन ने, प्रकाश ने, और प्रकाश की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉन ये घूमे, इसी कारण ये निकले और इलेक्ट्रॉन विभिन्न इलेक्ट्रॉन ग्राहियों में घूमे, तभी किसकी फॉर्मेशन हो रही है, ATP की फॉर्मेशन हो रही है। और ये फोटोफॉस्फोराइलेशन जो है ये 2 प्रकार का होता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। लेकिन इन साइक्लिक और नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन को समझने से पहले 3 वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक समझने जरूरी हैं, जिसमें रेड ड्रॉप इफेक्ट, लाल पतन प्रभाव, सेकंड नंबर पर इमर्सन वृद्धिकरण प्रभाव, इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट, और थर्ड नंबर पर फोटो सिस्टम, जो 2 प्रकार के होते हैं, फोटो सिस्टम फर्स्ट और फोटो सिस्टम सेकंड। और इनके बारे में बताने का जो काम था, रेड ड्रॉप, इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट जो है, या PS फर्स्ट और PS सेकंड जो है, वो इमर्सन और उसके कुछ साथियों ने किया था। तो सबसे पहले अपने इन तीनों को समझेंगे, रेड ड्रॉप को, इमर्सन इनहेंसमेंट इफेक्ट को, और PS फर्स्ट व PS सेकंड को। उसके बाद अपनी डिटेल में डिस्कस करेंगे फॉस्फोराइलेशन के जो 2 टाइप हैं, जो साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। आई होप ये टॉपिक जो है आपको अच्छे से, जो अपने बेसिक अभी शुरू किया है, ये समझ आ गया होगा। अब अपना जो है वो मेन कंसेप्ट, इससे आगे जो टॉपिक, बड़े टॉपिक जो अपने करने हैं, जिसमें PS फर्स्ट, PS सेकंड, और फिर आगे जो है डार्क रिएक्शन से रिलेटेड जितने भी हैं वो अपने डिस्कस करेंगे। थैंक यू।